नमस्कार, मैं महासिंह, सहायकाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से अपने चर्चा करेंगे दीर्घकाल की लागतों के बारे में, कॉस्ट इन लॉन्ग रन। तो आपको पता है लागतों को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक तो अल्पकालीन लागतें और एक दीर्घकालीन लागतें। अल्पकाल में क्या होता है, कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। स्थिर साधन वो होते हैं जिनकी पूर्ति उस छोटे टाइम के दौरान बढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए उनको स्थिर माना जाता है। और परिवर्तनशील साधन वो होते हैं जिनकी पूर्ति को कोई भी उत्पादक जब चाहे मतलब बढ़ा सकता है। तो और कुछ लागतें होती हैं दीर्घकालीन लागतें। पर दीर्घकाल में क्या होता है, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, सारे के सारे परिवर्तनशील होते हैं। तो इसलिए वो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। सिर्फ दीर्घकाल लागतों की अपनी चर्चा करते हैं। और दीर्घकाल में इतना टाइम पीरियड किसी भी उत्पादक के पास होता है कि वो अपने प्लांट का जो चाहे जैसा आकार कर सकता है। इसलिए दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, सारे के सारे परिवर्तनशील होते हैं। तो आता है अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। जो डिवाइडेशन किया था वो सिर्फ अल्पकाल के लिए होता है। दीर्घकाल में इन दोनों का फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल हैं, कोई भी साधन फिक्स नहीं है। तो चर्चा करते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन यंत्रों और उत्पत्ति का पैमाना बदला जा सकता है, अतः दीर्घकाल में कोई लागत स्थिर नहीं रहती है, सब लागतें परिवर्तनशील होती हैं। दीर्घकाल में केवल औसत लागत रेखा अथवा सीमांत लागत रेखा ही रह जाती है। यद्यपि प्रत्येक उत्पादक अपनी अल्पकालीन लागतों पर ही ध्यान देता है, क्योंकि उनके प्राय सभी कार्य अल्पकाल से संबंधित होते हैं। फिर भी उत्पादक अपने उद्योग के आकार के संबंध में निर्णय लेते समय उसकी भविष्य की आशाओं और संभावनाओं को ध्यान में रखता है। अतः अल्पकाल का संबंध आर्थिक निर्णयों इकोनॉमिक डिसीजंस से है, जबकि दीर्घकाल का संबंध आर्थिक कार्यों इकोनॉमिक एक्शन से है। इसलिए दीर्घकालीन लागतों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। भी कोई भी वो निर्णय लेता है ऑन द स्पॉट, तो उसको अपने शॉर्ट रन में लेता है, और जो मतलब अपना प्लांट को बढ़ाना है घटाना है मांग के हिसाब से, बाज़ार के हिसाब से, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, भी फ्यूचर में क्या होगा, मंदी होगी, तेज़ी होगी, बूम होगा, रिसेशन होगा, तो उसी हिसाब से वो अपने आकार को जो बढ़ाता है घटाता है वो दीर्घकाल में करता है। इसलिए वो इकोनॉमिक्स जो भी एक्शंस हैं वो कह लो लॉन्ग रन में करता है। अब पहली जो दो प्रकार की अपने लागतों की बात की है दीर्घकाल में, एक तो दीर्घकालीन औसत लागत रेखा और एक सीमांत लागत रेखा। तो दीर्घकालीन औसत लागत रेखा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, दीर्घकाल अल्पकाल से ही बनता है। दीर्घकाल में उत्पादक अपने सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है, अतः दीर्घकाल में सभी साधन तथा लागतें परिवर्तनशील हैं। दीर्घकाल में उत्पादक अपने उत्पादन साधनों को वांछित सीमा तक परिवर्तन कर उत्पादन का पैमाना बदल सकता है। अतः जब जब भी उत्पादन का आकार बदला जाता है, उतनी ही बार फर्म के लिए नए अल्पकालीन लागत वक्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक प्लांट से संबंधित उत्पादन के लिए भिन्न भिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्र रेखाएं होंगी, जैसा चित्र 5 में बताया गया है। इस प्रकार यदि अनेक अल्पकालीन औसत लागत वक्र रेखाएं होंगी, जैसा चित्र 5 में बताया गया है। इस प्रकार यदि अनेक अल्पकालीन औसत लागत रेखाओं को स्पर्श करती हुई रेखा खींची जाए, तो जो रेखा बनती है वही दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। दीर्घकालीन औसत लागत रेखा यह बताती है कि उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन से औसत लागत किस प्रकार परिवर्तित होती है, यह रेखा चित्र 5 में बताया गया। तो कहने का मतलब ये है भी जो दीर्घकाल है वो अपने आप में कोई अलग से नहीं है, ये औसत जो अल्पकालीन जो प्लांट है, विभिन्न प्लांट है, उनका ही एक प्रकार से रिप्रेजेंट करती है।
भी जैसे जैसे उत्पादक अपना उत्पादन को बढ़ाता है तो वो 1 प्लांट लगाता है, 2 प्लांट लगाता है, जैसे जैसे उसकी कॉस्ट कम होती जाती है तो उनको सभी को अल्पकालीन जो उत्पादक जो औसत लागत रेखाएं हैं उनको मिलाते हुए ही आपको दीर्घकालीन औसत लागत रेखा प्राप्त होगी। अल्पकाल में वो विभिन्न प्लांट 1 2 3 4 जैसे जैसे लगाता है तो उसके जो न्यूनतम लागत के बिंदु हैं उनको टच करती हुई जो रेखा अपने को प्राप्त होगी वो अपने को दीर्घकालीन औसत लागत रेखा प्राप्त होगी। तो ये आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो। देखो ये जैसे ऐसे पहला जो उसका प्लांट का आकार है वो ऐसे जो उसकी औसत लागत रेखा है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट SAC1। फिर इसी प्रकार से उसने अपना और आकार बढ़ाया SAC2 पर चला गया। इसी प्रकार से वो SAC3 पर चला गया, SAC4। अलग अलग प्लांट के आकार थे, उनके सभी न्यूनतम बिंदुओं को उसने मिलाया तो उसको LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट प्राप्त हुई। आगे चित्र में उत्पादन की मात्रा OQ होने पर, ये रही OQ1, ये रहा OQ1 जो आपकी उत्पादन की मात्रा होने पर अल्पकालीन औसत वक्र SAC1 है, ये वाला ये दे सकते हो आप SAC1। इसी प्रकार से Q2 पर SAC2 है, ये देख सकते हो आप Q2 पर SAC2 है। इसी प्रकार से Q3 पर है SAC3, ये Q3 और ये आपका SAC3 औसत लागत कर्व है। अतः इन अल्पकालीन औसत वक्रों को स्पष्ट करती हुई जो रेखा खींची गई है वह दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है जिसे LAC के नाम से दर्शाया गया है। ये देखो इन सभी को SAC1 SAC2 SAC3 SAC4 और SAC5 इन सभी को स्पष्ट करता हुआ एक जो वक्र प्राप्त हुआ है वो आपको LAC प्राप्त हुआ है, ये वाला। चित्र 5A में स्पर्श रेखा LAC दीर्घकाल में औसत लागत को समान बतलाती है, अर्थात दीर्घकाल में उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के लिए प्लांट के आकार में परिवर्तन पर भी औसत लागत LAC समान रहती है। इसमें दीर्घकाल में उत्पादन समता नियम लागू होता है। देखो अलग अलग जो स्टेजें हैं, जैसे पहले शुरू में जब भी कोई उत्पादक उत्पादन करता है तो उसको उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, लागत ह्रास नियम लागू होता है, फिर लागत समता नियम लागू होता है और फिर लागत वृद्धि नियम। तो वो जैसे जैसे देखो ये लागत दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का जो पार्ट ये है, ये एक पार्ट है ना कि पूरा कर्व है। तो इसमें ये लागत समता नियम को दर्शा रहा है, लागत समता वाली स्टेज को बता रहा है। भी जैसे जैसे आप जैसे Q1 से Q2 पर चले जाओ, Q1 से Q2 Q3 Q4 Q5 पर लागत आपकी कितनी है वो सिर्फ वो सेम है। चेक वो जैसे जैसे ये वाली जो O से कह लो ये यहाँ तक लागत सेम रहती है, चाहे आप OQ1 कर लो OQ2, जैसे जैसे उत्पादन कर रहे हो बढ़ रहा है उत्पादन पर लागत आपकी सेम की सेम आ रही है। तो ये जो उत्पत्ति जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की जो ये स्टेज है वो लागत समता वाली स्टेज है, यहाँ पर लागत सेम रहेगी चाहे आप कितना भी उत्पादन कर लो। इसमें यहाँ से हाँ, अर्थात दीर्घकाल में उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के लिए प्लांट के आकार में परिवर्तन पर भी औसत लागत LAC समान रहती है। ऐसे दीर्घकाल में उत्पादन समता नियम लागू होता है। जबकि चित्र 5B में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC उत्पादन के OQ स्तर पर उत्पादन स्तर OQ2 की अपेक्षा ऊंची है।
अर्थात P1 Q1 इज मोर देन P2 Q2 पर दीर्घकालीन औसत लागत रेखा LAC उत्पादन स्तर OQ2 पर अपने न्यूनतम बिंदु P2 पर है। अतः इस बिंदु पर फर्म के साधनों का संयोग सर्वोत्तम है, क्योंकि इस फर्म की औसत लागत न्यूनतम P2 Q2 है। इस बिंदु के पश्चात फिर दीर्घकालीन, ये आप देख सकते हो, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये वाला, ये पूरा LAC है। ये सिर्फ एक LAC की ये जो है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की जो एक स्टेज है जिसमें लागत समता नियम को दर्शा रहा है। पर इसमें आप ये पूरा कर्व है। जब भी आपसे पूछा जाए भी दीर्घकालीन औसत लागत या दीर्घकालीन लागत को दर्शाओ, तो ये पूरा डायग्राम है। देखो इसमें शुरू में क्या हो रहा है, शुरू में तो आपकी लागत देखो ये यहाँ से ये गिर रही है और यहाँ तक गिरेगी, फिर ये समान हो जाएगी समता नियम, और फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो इस प्रकार से है। तो इसमें शुरू में जैसे OQ1 आप उत्पादन कर रहे हो तो लागत आपकी आ रही है Q1 P1। फिर आप जैसे ही और उत्पादन करोगे, लागत यहाँ क्या हो रही है, हवास हो रहा है। शुरू में क्या लागत हवास नियम लागू हो रहा है, तो आप जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाओगे OQ1 से OQ2 पर जाओगे तो लागत प्रति इकाई घट के क्या हो जाएगी, P2 Q2 यहाँ इतनी हो जाएगी। फिर और यहाँ लगभग स्थिर हो जाएगी आगे इतनी बराबर। और अगर OQ2 और OQ3 के बीच में कहीं पर भी जाओगे तो लगभग स्थिर सी रहेगी। और उसके बाद और आप जैसे Q3 OQ3 उत्पादन करोगे तो लागत आएगी आपकी P3 Q3। और प्लांट का आकार बढ़ाएगा, वो और बढ़ाएगा और उत्पादन करना चाहेगा तो लागत बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। OQ4 तक अगर वो उत्पादन करेगा तो लागत बढ़ के P4 Q4 हो जाएगी। और अगर और उत्पादन बढ़ाएगा तो लागत देखो उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। तो ये जैसे जैसे वो उत्पादन बढ़ाएगा, शुरू में लागत क्या होगी, गिरेगी, फिर लगभग स्थिर हो जाएगी और फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें देखो आप जो LAC है, ये क्या है, SAC जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, उनके न्यूनतम बिंदुओं को टच करता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे P1 है, ये P1 जो बिंदु है वो P1 बिंदु SAC1 का कह लो न्यूनतम बिंदु है। और उसके बाद ये P2 P3, तो इनको न्यूनतम बिंदुओं को टच करता हुआ निकलता है। तो ये एक प्रकार से कवर कर रहा है इनको, इसको क्या है, जो SAC1 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, इनको कवर करता हुआ जाता है। तो इसी लिए इसको लिफाफा वक्र भी बोलते हैं। अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है लिफाफा वक्र क्या है। तो अतः दीर्घकालीन औसत वक्र का आकार या तो सीधी रेखा के समान या अन्य औसत लागत वक्रों के U की भांति होता है। इस प्रकार पर इसका आकार अल्पकालीन औसत लागत वक्रों की अपेक्षा अधिक चपटा होता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को आवरण वक्र या लिफाफा वक्र भी कहते हैं, क्योंकि यह सभी अल्पकालीन औसत वक्रों को अपने आवरण में छिपा लेता है। ये देखो इन सभी को इसने आवरण में ले लिया। ये जो शॉर्ट रन जितने भी आपके ये वाले शॉर्ट रन जितने भी कर्व हैं, SAC1 SAC2, इनको ये प्रकार से आवरण में ले लिया इसने LAC ने। तो इसलिए इसको लिफाफा कर्व भी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।